नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पेडागोजी में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आपके बच्चों को कभी भी गलती नहीं माननी है। गलती अगर होती है तो वो अध्यापक की होगी, प्रबंधन की होगी, प्रिंसिपल की होगी, स्कूल मैनेजमेंट की होगी, लेकिन बच्चों की गलती आपको नहीं मानना है। इस तरह से पेडागोजी हमको सॉल्व करते हैं। पेडागोजी को सॉल्व करने का नेचर भी यही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। अब आंसर ऑप्शन क्या क्या है। सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाई जानी चाहिए या बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक दी जाए। अब दोस्तों ऑप्शन हटाने हमको आने चाहिए। ऑप्शन हटाते कैसे हैं, देखिए कि सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई बच्चा थोड़ा सा पढ़ने में तेज़ भी होता है, कोई बच्चा थोड़ा धीमा भी होता है। ये तो ऑप्शन वैसे ही हट गया। ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए। ये भी गलत है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता कि केवल भाषा की ही पाठ्य पुस्तक दिए और भी विषय दिए जाने चाहिए। और तीसरा क्या है, बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाई जानी चाहिए। ये तो चलो सही हो सकता है। और ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन कौन सा बनना है हमारा, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। अच्छा, बाल साहित्य से क्या होता है। बाल साहित्य में क्या होता है, आपको देखा होगा छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं। इससे बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों को अवसर दें, और उसमें भी अवसर क्या है कि बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। हिंदी की बात हो रही है, तो ये आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप पेडागोजी सॉल्व कर दिया। पेडागोजी का अगर आप नेचर समझ गए तो क्वेश्चन आपके सेकंडों में हल हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है बच्चों को व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना या भाषा प्रयोग के अवसर देना। दोस्तों पेडागोजी में कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जिसको देखते ही आंसर बस मार दिया जाता है, और वो शब्द आपको जितना ज़्यादा पेडागोजी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप उसकी समझ बढ़ेगी आपको पेडागोजी की, और उतने ही आपको पॉजिटिव उसके रिजल्ट भी मिलेंगे। ठीक है। अब देखिए, सीखने के लिए प्रोत्साहन करना, ठीक है, अच्छा ऑप्शन है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, ये भी ठीक हो सकता है। अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, एक मान सकते हैं। और चौथा है भाषा प्रयोग के अवसर देना। देखिए कितना अच्छा ऑप्शन है, भाषा प्रयोग के अवसर देना। जहाँ भी आपको दिख जाए ना कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देने, यानी बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा है। यानी बच्चा जब अपने भावों को, अपने विचारों को आप तक पहुँचाएगा तो वही तो भाषा प्रयोग का असली मतलब होगा, है ना। तो हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा आएगा। देख लिए सीटेट के क्वेश्चन ऑप्शन किस तरह से होते हैं, लगभग 4 ऑप्शन एक जैसे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सबसे आपको बेस्ट चूज़ करना है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, भाषा प्रयोग के अवसर देना। ये बिल्कुल सबसे बढ़िया हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस लगा के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया किस क्षमता के कारण ऐसा करती है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि माया क्या करती है, अक्षरों को छोटा बड़ा या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। इसका मतलब माया के हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, है ना। उसको जो अक्षमता है वो किस तरह से, लिखने में अक्षमता है। अब लिखने की बात है तो आपको कौन सा समास हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा, अरुचि या अज्ञानता। देखिए बालक अज्ञानी है, बिल्कुल रहता है, ऐसा नहीं हो सकता। हमने बोला था बच्चों को कोई गलती नहीं ढूंढनी है, बच्चों को सर्वोपरि रखना है। तो अरुचि, बच्चों में अरुचि, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ऐसे हट गए। अब डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया किससे संबंध होता है, पढ़ने से संबंध होता है कि बच्चा उसमें गलत पढ़ता है, 100 को वॉज पढ़ता है, इस तरह से, है ना। और बाकी बात कौन सा ऑप्शन था, डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया में ग्राफ, GRAPH, ग्राफ ऐसे तो बनता है इस तरह से, है ना, ग्राफ। तो ग्राफ से आप लिखने को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लिखा है कि बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसमें कौन सा ऑप्शन लगा के आएंगे, डिस्ग्राफिया लगा के आएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पॉजिटिव शब्द आपको आते जाए ना, जैसे भाषा प्रयोग है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, है ना, इस तरह से जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं उसको आप जरूर ध्यान देते चलिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं कुछ तो आपको बेड़ा पार करा देते हैं एकदम से, है ना, बढ़िया बढ़िया नंबर आ जाते हैं आपके। तो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द जो होते हैं वो परमानेंटली याद रखनी चाहिए आपको। लिखते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा जो आपको आए पॉजिटिव वर्ड्स। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, भाषा अर्जन क्षमता ये सिद्धांत तरीके से संबंधित है। देखो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा। भाषा अर्जन की क्षमता सिद्धांत, तो ये आपका हो जाएगा सीधे चॉम्स्की का।
कि 2-3 इंपॉर्टेंट हैं। देखो पियाजे इंपॉर्टेंट है, वाइगोत्स्की इंपॉर्टेंट है, और भाषा के संबंध में और बात है ना, भाषा के विकास में बात है तो चोम्स्की के सिद्धांत को सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो भाषा अर्जन उन्होंने बताया कि बच्चे जो है ना स्वाभाविक रूप से अर्जन कर लेते हैं। जैसे बच्चा, जैसे आपने कहीं देखा हो कि अच्छा आपने गांव की भाषा हो, जैसे पूर्व साइड चले जाइए या पश्चिमी साइड चले जाइए, तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो क्या अपनी अपनी भाषा सीखते हैं जो बोलने वाली, वो तो अर्जन कर लेते हैं। अर्जन क्या होता है, स्वाभाविक रूप से होता है, यानी कि बोलते बोलते सीख जाते हैं। और भाषा लर्निंग यानी जब कोई दूसरी भाषा अन्य भाषा सीखते हैं तो उसमें थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, तो वो सीखनी पड़ती है। अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए, ध्यान देखिएगा दोस्तों, नोट करने चलेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा अर्जन कैसा होता है, भाषा अर्जन होता है स्वाभाविक, और भाषा अधिगम कैसा होता है, भाषा अधिगम कैसा होता है, थोड़ा सा जटिल होता है, और कैसा होता है वो सीखने में थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। अब दोस्तों यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लेखन क्षमता की बात हो रही है। ठीक है, कि बच्चे की लेखन क्षमता कितनी बेहतर है, इसका आप आकलन कैसे लगाएंगे। किस के बहादुर वित्तों कोई है, उसमें संज्ञा शब्दों का चिन्हित कीजिए। जब संज्ञा शब्द को चिन्हित करने वाली बात हो रही है, कहानी को शीर्षक दीजिए, बहादुर वित्तों शीर्षक कहानी लिखिए, या बहादुर वित्तों कहानी का अंत बदल कर लिखिए। देखिए संज्ञा शब्द तो लिखने की क्षमता का आकलन नहीं करेगा, इसको सीधे सीधे पता होती है कि संज्ञा शब्द किसी प्राणी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो वो सीधे सीधे बता देगा। अब बहादुर वित्तों कहानी का शीर्षक ये थोड़ा सा सोचने वाला हो सकता है। अब बहादुर वित्तों शीर्षक कहानी लिखिए, और एक चौथा देखिए ऑप्शन कितना है कि बहादुर वित्तों कहानी का अंत बदल कर लिखिए। देखिए इसमें 2 ऑप्शन जो बिल्कुल बढ़िया बढ़िया दिख रहे हैं, कौन सा, एक तीसरा एक चौथा, कि शीर्षक कहानी लिखिए और कहानी का अंत बदल कर लिखिए। अब आप खुद ये सोच सकते हैं, खुद ही आप अपने दिमाग से ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, आप इतनी समझ बना सकते हैं कि शीर्षक की कहानी लिखनी है, यानी पूरी पूरी कहानी लिखनी है आपको एक तरफ, है ना, एक ऑप्शन में, और दूसरे ऑप्शन में क्या है, कहानी का अंत बदल कर लिखना है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को सोचने की क्षमता किस में विकसित होगी, या बच्चों को चिंतन क्षमता का विस्तार किस में होगा, पूरी पूरी शीर्षक कहानी लिखेगा। तो हमारा आंसर कौन सा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो मदद करता है। अब पोर्टफोलियो के बारे में आपको जानकारी हुई तभी आप बता पाएंगे कि पोर्टफोलियो क्या करता है। तो पोर्टफोलियो होता है जो आपकी जानकारी को एकत्रित करता है ना, जो क्रम वाइज टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उनकी आपने कितना स्कोर किया, आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा, तो इस तरह के स्कोर को रखे जाते हैं। तो इसमें आपको पता ही चल जाएगा हम आपका आंसर क्या क्या होने वाला है, कि समस्त क्षमताओं की जानकारी देने, समस्त जानकारी देने के लिए, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने के लिए अलग से हो जाता है। ठीक है, ये तो पोर्टफोलियो में नहीं आता है। कार्य को संचित करने, कार्य तो संचित करते हैं, लेकिन अब किस तरह का कार्य संचित होता है, तो ये भी ऑप्शन हट जाएगा। बच्चों को भयमुक्त वातावरण देना, ऐसा इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने आपको बोला था कि क्रम से जो टेस्ट वगैरह हो जाते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके क्रमागत, यानी क्रम से आप क्या किस तरह का स्कोर कर रहे हैं, या कैसे आपकी परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन है आपको, और अगले वाले टेस्ट में आप अपना प्रदर्शन बेहतर कर रहे हैं, सुधार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों कर पा रहे हैं, तो इसके लिए पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। मैंने भाषा की, अब इसमें ऑप्शन, इसको ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा, अस्मिता विचार, वैचारिकता व्यापार, अस्मिता व्यापार, या व्यावहारिकता व्यवहार। तो भाषा का मनुष्य की किससे, अस्मिता से और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, तीव्र गति, क्या तेज पढ़ना इंपॉर्टेंट हो सकता है, या उच्चारणगत शुद्धता। ठीक है, ये हो सकता है शुद्धता। शब्द पढ़ना, अगर शब्द ही पढ़ना होता तो फिर हम उसका मीनिंग क्यों निकालते। जैसे आपने कभी देखा था, जैसे अब हम इंग्लिश पढ़ते जा रहे हैं, लगातार पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ तो लेते हैं, उसका उच्चारण करते जा रहे हैं, लेकिन अगर जब तक आपको समझ में नहीं आया, मीनिंगफुल नहीं हुआ, तो पढ़ने का मतलब क्या रहा, है ना। ऐसा तो इंग्लिश जिसको पढ़नी आती है, इसको उच्चारण करना आता, प्रोनाउंसिएशन तो सब कोई कर लेता है ना। जैसे आपको इंग्लिश कठिन सी दे दी गई पढ़ने के लिए, आप पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे तब तक कैसे काम चलेगा, है ना। तब तक उसको पढ़ना नहीं बोला जाएगा। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कि अर्थ निर्माण। जब तक आप, जैसे आपको कुछ पढ़ने के लिए दिया गया, जब तक आप उसका अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे हिंदी में आते हैं ना आपको पैराग्राफ आते, इंग्लिश में पैराग्राफ आते हैं, और हिंदी में आते हैं आपके अपठित गद्यांश या अपठित जो पद्यांश होते हैं। तो उसमें आपका क्या चेक किया था, पढ़ने की कुशलता, क्योंकि उसमें उसी हिसाब से क्वेश्चन उसमें से पैराग्राफ में से आपको छांटने पड़ते हैं। तो जब तक आप उसका मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे या उसका अर्थ नहीं निकाल में, तब तक आप समझ नहीं सकते हैं कि आंसर में क्या पूछना चाह रहा है और आपको क्या
कहना चाह रहा है। ठीक है, तो पढ़ने की कुशलता में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसका धीरे धीरे अर्थ भी निकालते हुए चलें, वो सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या है? संयुक्त परिवार यानी कि दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, है ना, सॉरी ताऊ ताई, इसके संग रहते हैं बच्चों का। तो उनमें इसका आधार क्या है कि परस्पर अंतःक्रिया, परस्पर प्रश्नोत्तर, बड़ों की परिपक्व भाषा या बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण। देखिए, बड़ों का अनुकरण तो करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए परिवार थोड़ा अच्छा नहीं है तो अनुकरण भी खराब हो जाएगा, तो उससे भाषा विकास से कोई संबंध तो नहीं है ना। तो अनुकरण से तो बच्चा अच्छा भी सीख सकता हो, गलत भी सीख सकता है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही नहीं होगा। बड़ों की परिपक्व भाषा, ये भी ऑप्शन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये जो है ना आपका परस्पर अंतःक्रिया, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये हमारा आंसर क्यों बन जाएगा? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जितना बड़ा परिवार होगा, जितना संयुक्त परिवार होगा, अगर एकल परिवार हो तो मम्मी पापा से ही बात करेंगे, और संयुक्त परिवार होगा तो दादी दादा, चाची चाचा, है ना, और उसके बड़े बड़े भाई बहन, ताऊ ताई, है ना, इन सब जितनी ज़्यादा बात करेंगे, ये सारे क्या है, उनसे उम्र में बड़े हैं तो उनको तजुर्बा भी ज़्यादा है और अनुभव भी ज़्यादा है, तो वहाँ से जो भाषा विकास होगा वो अपेक्षाकृत बेहतर होगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर कई सारे लोग हैं इंटरेक्ट करने के लिए, बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए, बच्चों को अपने जो सवाल आते हैं मन में तो उनको पूछने के लिए कई सारे लोग मौजूद होते हैं। इसलिए संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़ आपको वीडियो कैसी लगी। मैंने जो आपको समझाया क्या आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो मेरी कहाँ गलती रह गई या मुझे कहाँ पर सुधार करना चाहिए तो मुझे ये भी पता चलेगा। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? कि आप भाषा सिखा रहे हैं तो सबसे पहले क्या है ऐसा होना चाहिए कि बाल साहित्यकारों का साहित्य पढ़ने देनी चाहिए, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, ठीक है, कक्षा ही सुसज्जित करनी है तो बच्चे क्या सीख पाएंगे, है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ होना चाहिए लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सरल पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हो सकता है। निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जब आपके पास एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट होगा, यानी कि अच्छा ऐसा वातावरण होगा जो पॉजिटिव होगा, तो उसमें बच्चे क्या है ऑटोमेटिक ही ना सीख जाएंगे। आप टीचर से बातचीत करेंगे, अपने सहपाठियों से बातचीत करेंगे, तो एक वातावरण जो होगा वो कैसा होगा, निवेश मतलब कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, अच्छा माहौल होगा। उस जितना अच्छा माहौल होगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो वो आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा शिक्षण में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यह वैध नहीं है, बहुत गलत है, स्वीकार्य है या अस्वीकार्य है? तो जब बच्चे अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल स्वीकार्य है, गलत नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा हमारा। वैध नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों को अपनी भाषा में ही अपने अभिव्यक्ति के मौके दिए जाएँ या अवसर प्रदान किए जाएँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर बच्चे अपनी आपकी क्लास में अपनी जो अपनी उनकी लोकल लैंग्वेज है उसका यूज़ करते हैं, है ना, या हिंदी का यूज़ करते हैं, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल स्वीकार्य है, एकदम से सारा होकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही, यानी आने से पहले ही भाषा की डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो क्या रखते हैं, भाषा की चुनौतियों या प्रचलनों को, जटिलताओं को या नियमों को, चुनौतियों या अवसरों को, या जटिलताओं या मानकों को। तो भाषा की क्या होती हैं, भाषा की चुनौतियाँ होती हैं, ठीक है, और चुनौतियाँ और उनके क्या होते हैं, अवसरों, ये सबसे इंपॉर्टेंट लगा। जब आपको समझ में आना ना कुछ भी तो पॉजिटिव वर्ड भी लगा कर ही हम आंसर निकाल सकते हैं, और लगभग 90% आंसर उससे सही निकल भी आता है। जैसे आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो पॉजिटिव वर्ड देख लीजिए वो कौन से हैं जो उसमें सही बैठ रहे हैं एकदम से। तो यहाँ चुनौतियाँ, भाषा की चुनौतियाँ सही देंगी, जटिलताएँ नहीं देंगी, सही है ना, और अवसरों को वो आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखती है, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है, उस पर चर्चा करती है, आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? जब कोई शिक्षिका या कोई भी शिक्षक क्या करते हैं, अपने एक कहानी बच्चों को पढ़ाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है कि पढ़ने और मौके का व्यक्ति का विकास हो रहा है, अपने शिक्षा परिषद की नीतियों को निभा रही है। देखो, नीतियों को निभाने का ऐसा कोई मतलब नहीं होता है कि बच्चे शिक्षक परिषद की नीतियाँ निभा रही है, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ही पूरा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। समय नष्ट हो रहा है, ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत हो गया। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, ये तो 2 ऑप्शन वैसे ही कट गए। अब इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन को क्या लग रहा है कि जब बच्चों को
पढ़ाएंगी, है ना, जब वो कहानियाँ सुनाएंगी तो बच्चों को क्या श्रवण कौशल विकसित होगा। बच्चों को ध्यान से बच्चा एकाग्र होकर सुनेगा। बच्चे कहानी में इंटरेस्ट लेते हैं ना, तो जब बच्चों को उसकी रुचि के अनुसार ही बच्चों को आगे बढ़े तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चों को आपसे आपने कहानी सुना दी है बच्चों को, है ना, तो बच्चों से बड़े प्यार से सुनते हैं, बड़े चाव से सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं। और बच्चे उधम भी नहीं चाहते उस वक्त, क्योंकि बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा होता है ना, तो वो ध्यान से सुनने का कोशिश करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चों को पढ़ने की, है ना, और मौखिक व्यक्ति, क्योंकि जब आप उन पर चर्चा करेंगे तो बच्चों की मौखिक व्यक्ति विकास होगा, है ना। और जब उनको बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगी उस टाइम पे बच्चों को सुनने का और पढ़ने की कौशल का विकास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। भाषा के माध्यम से ज्ञान क्षेत्र बिल्कुल विस्तृत होता है, तो इसका सर्वाधिक योगदान किसका, ये पूछना चाहता है। विभिन्न प्रकार की कविताओं का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, राष्ट्रीय समाचार पत्रों या पत्रिकाओं के, या बाल साहित्य की पुस्तकों का। तो सर्वाधिक योगदान किससे होता है बच्चों की भाषा के ज्ञान क्षेत्र में? कविताओं से ही सिर्फ हो या राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं से? देखो बच्चों आपके 1 से लेकर 5 तक की बात होती है पेडागोजी में ना, उतनी उम्र के बच्चों के बालकों के बारे में पूछा जाता है, तो ये समाचार पत्र पत्रिकाओं के ऑप्शन तो हटा देते हैं। विभिन्न प्रकार की कविताओं का ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं हो, इसमें कुछ और जोड़ देते तो ऑप्शन जो बेहतर हो सकता था। बाल साहित्य की पुस्तकों का ये ऑप्शन हमारा अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल सही लग रहा है कि हाँ बाल साहित्य की पुस्तकें, तो बाल साहित्य क्या होता है, जिसमें कहानियाँ होती हैं, बच्चों की किताब, कहानियों की किताब होती हैं उसमें, और बच्चों को कविताएं होती हैं। तो ये ऐसी इनका जो कंटेंट होता है ना, जैसे बच्चों को आपने छोटी क्लास में जो पढ़ा होगा, तीसरी या चौथी क्लास में एक पोइम थी आलू की बारात, इस तरह से था। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को बड़ा आनंद आता है ना, इस तरह से आलू की बारात निकल रही है ना, तो मतलब कैसा, बच्चे तुरंत एकदम कल्पना करने लग जाते हैं। और जो बच्चों की एकदम ज़िंदगी से, रियल ज़िंदगी से कनेक्ट हो जाता है ना, तो उसमें बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। तो बच्चों के बाल साहित्य का इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि बच्चों की रियल ज़िंदगी से कनेक्ट हो जाती है। तो आप कोई भी काम जो बच्चों की रियल ज़िंदगी से कनेक्ट कर सकते हैं तो उन बच्चों का इंटरेस्ट ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ऐसा आप प्रयोग करके भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपा चौथी कक्षा में पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में बाई, भाई और बेन आदर के लिए किया जाता है। तो रूपा का उद्देश्य क्या है? अभ्यास प्रश्न को करवाना? नहीं। अन्य भाषाओं को जानना? ये भी नहीं। सिर्फ जानना पूरा सब जानने का मतलब थोड़ा ना सिर्फ शब्दों का, कुछ शब्दों का यूज़ किएंगे, है ना। अगर जानना हुआ तो वो शुरुआत से पढ़ते हैं। सभी बच्चों को अवसर देना, देखो यहाँ पे अवसर वाली कोई बात नहीं है। जब बात आती ना कि शब्द, आप शब्द मतलब इसमें टीचर क्या पूछना चाह रही है कि आप अपनी भाषा में किस तरह का ये कहेंगे, है ना। तो इसमें जो टीचर है वो बहुभाषिकता को संबोधित कर रही है। क्यों? बहुभाषिकता का मतलब क्या है? बहुभाषिकता यहाँ का तात्पर्य है कि अलग अलग जो भी भाषा है प्रदेश की, उन सभी भाषा को महत्व देना, समझना। जैसे कि अगर सीखने ही वाली बात होती तो उसमें कई सारे पूरी ही मतलब शुरुआत से ही सिखाते कि सारा, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ शब्दों का प्रयोग करने की बात आ रही है, तो हमारी बहुभाषिकता को संबोधित कर रही है। इससे पता है बच्चों को ये इंपॉर्टेंस होता है कि हाँ हमारी लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश के बाद मान लो कोई बच्चा है तो उसको बोलेंगे गुजराती भाषा में, कुछ बताएंगे कि उनको ऐसे बोलते हैं, और गुजरात के जो बच्चे हैं उनको बताएंगे यूपी के कुछ शब्दों का प्रयोग ऐसे किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों ये थी हमारी पेडागोजी की वीडियो। पेडागोजी का आप नेचर समझ जाइए एक बार, क्वेश्चंस धड़ल्ले से होते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।